इस सेशन में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 2 दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह जी। तो जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, ये पाठ दादी माँ के बारे में है। अब किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। आप सबके घर में भी दादी माँ होगी, तो आइए जानते हैं कि लेखक की दादी माँ कैसी थी, और आप भी जानिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपकी दादी माँ भी ऐसी ही है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने यही बताया है कि भले ही वे अपने जीवन में बहुत बार बहुत सी कठिनाइयां देख चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर सदा नहीं, हमेशा नहीं तो अक्सर, प्रायः मतलब अक्सर, उनका मन दुखी हो जाता है। उनके शुभचिंतक जो दोस्त हैं, वो मुख पर प्रसन्न करने के लिए हमेशा उन्हें आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं और पीठ के पीछे उन्हें थोड़ी सी परेशानियों से दुखी हो जाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। पर वे सोचते हैं कि इन सब बातों को क्या सोचना, और सोचने से होता भी क्या है। लेकिन बरबस मतलब अपने आप ही अचानक या अक्सर उनकी आंखों के सामने शरद ऋतु की शीत किरणों के समान। शरद ऋतु में सूर्य की रोशनी बहुत धीमी हो जाती है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उतनी ज्यादा गर्म नहीं लगती, अर्थात धूप में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने लिखा है शरद की शीत किरणों के समान, किरणों की तरह, स्वच्छ मने साफ, शीतल मतलब ठंडी या ठंडक देने वाली किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब ये धुंधली छाया किसकी है? उनकी दादी माँ की है। अर्थात लेखक की दादी माँ बहुत बीमार है, और जैसे ही उन्हें थोड़ा भी समाचार मिलता है कि उनकी दादी की तबीयत खराब है, तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके दोस्त हमेशा उन्हें यही सांत्वना देते हैं कि आने वाली छुट्टियों में वे घर जाकर अपनी दादी से मिल सकते हैं, और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेखक अपने उन दोस्तों के बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी दादी माँ की याद आती रहती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध गली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर लेखक ने आश्विन के महीने के मौसम का वर्णन किया है। क्वार मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 12 महीनों में से आश्विन का महीना होता है, उसे क्वार का महीना भी कहते हैं। तो क्वार के महीना आता है जब बरसात बीत जाती है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बरसात बीतने के बाद सूरज की गर्मी बहुत तेज हो जाती है, और बरसाती पानी के साथ बहकर आई हुई घासें, जड़ें सूरज की रोशनी से गर्म हुए पानी में सड़ने लगते हैं और एक विचित्र मतलब अनोखी गंध मतलब बदबू छोड़ने लगते हैं।
रास्तों में जो बरसात से कीचड़ भर जाता है वो सारा कीचड़ सूख चुका है और बरसाती पानी जगह जगह इकट्ठा हो गया है, जिस पर कि धमाके से यानी जोरदार आवाज करते हुए कूद कर लड़के नहा रहे हैं। फिर लिखा है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, अर्थात ये बातें किस मौसम की है? बरसात के बाद के मौसम की। आगे लिखा है आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर भुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। इसके बाद लेखक बताते हैं कि आषाढ़ के मौसम में, आषाढ़ जो जून जुलाई का महीना होता है, उसमें उन दिनों हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ का महीना चलता है, तो उस समय आम और जामुन होते हैं, गर्मी होती है तो आम की फसल होती है उस समय, तो आम और जामुन भले ही ना मिले कोई चिंता की बात नहीं। अगहन मतलब मार्गशीर्ष का महीना, उसे अगहन भी कहते हैं, जिस समय चिवड़ा और गुड़ होता है, तो वो ना मिले कोई बात नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी आप सबने खाई होगी, लेखक कहते हैं वो भी ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं, लेकिन आश्विन के महीने में अर्थात कुआर के महीने में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। लेखक का बहुत मन होता है कि वे इस तालाब के पानी में कूदकर नहाए। मैं भीतर हुड़क रहा था, अर्थात उनका बहुत ज्यादा मन कर रहा था इस जल में नहाने के लिए, लेकिन 1-2 दिन कूदने के बाद वे बीमार हो गए और उसके बाद उन्हें भयानक बुखार आ गया, जो कि उतरा रात के 12 बजे के बाद। फिर आगे लिखते हैं दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्यः टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। आगे उनकी कदकाठी का वर्णन है कि वे कैसी थी, दुबली पतली थी और अपने स्नेह सने अर्थात प्रेम से भरे हुए शरीर पर उन्होंने सफेद रंग की धोती पहन रखी थी और उनके गीले बालों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था, और आते ही लेखक के माथे पर और मुंह में उन्होंने कुछ विभूति सी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इसके बाद उन्होंने यही बताया है कि किस तरह दादी माँ लेखक की दिन भर देखभाल करती थी। फिर आगे लेखक ने लिखा है दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। इस अगले पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि उनकी दादी माँ को
किस तरह बहुत सारी दवाइयों के नाम याद थे और वे गांव में सभी लोगों की किस तरह सेवा किया करती थी। जहां भी गांव में कोई बीमार हो जाता, वहां जाकर वे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर तरह तरह की बीमारियों के नाम विश्वास के साथ बताती थी कि हाथ वगैरह छू के देखती थी कि किसको कौन सी बीमारी है और उनको अपने अनुभव के हिसाब से वे बताती थी कि ये बीमारी है और इस तरह इसका उपचार करना चाहिए। जब गांव में महामारी और विषुचिका यानी हैजा फैल जाता तो उन दिनों रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद वे लौंग मिश्रित गुड़ का जल, गूगल धूप जलाना, ये सब बीमारों को देना, ये सारे काम करती थी। और घर की साफ सफाई ना हो तो वे बहुत नाराज हो जाती थी। आगे लेखक ने लिखा है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक ने आगे लिखा है कि वे आज भी बीमार होते हैं और जब बीमार होते हैं तो नौकर उनकी देखभाल करते हैं। महाराज यानी भोजन पकाने वाले उनके लिए खिचड़ी या साबूदाना बनाते हैं। डॉक्टर साहब आके उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब बुखार में या बीमारी में उतना आनंद नहीं आता जितना कि पहले आता था, जबकि उनकी दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। इसके बाद लेखक ने बताया है कि जब उनके भाई की शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वे दिन भर घर के सारे कामों में लगी रहती। सारा घर उन्होंने अपने सर पर उठा रखा था, अर्थात वे घर के कामों में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती थी। आस पड़ोस के लोग मिलने आते तो उनसे मिलती और यही बताती कि अब जब वे एक भी काम नहीं करती हैं तो कोई काम नहीं होता। सभी लोग ये जानते थे कि दादी माँ से काम तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि उनकी आयु इतनी अधिक है, लेकिन फिर भी वे हर काम में स्वयं की उपस्थिति चाहती थी, इसलिए हर काम दादी माँ की अनुपस्थिति में होता ही नहीं था। फिर उन्होंने आगे एक दादी माँ से संबंधित घटना के बारे में बताया है कि एक दिन वे किसी को डांट रही थी और वे कौन थी? रामी की चाची थी। आगे, सोना होगा धन्नो, रुपए मई सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद करके बताया है कि एक बार उन्होंने किसी को कर्जा दिया था और वे उनसे कर्जे के पैसे सूद के समेत वापस मांग रही थी। आगे, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा,
उड़न हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। इस प्रसंग में लेखक ने अपनी दादी की उदारता का वर्णन किया है कि वे किस तरह पहले रामी की चाची को जब पहले पैसा उधार देती हैं तो उन पर बहुत नाराज होती हैं कि वे उनका पैसा कब लौटाएंगी, आजकल करती रहती हैं। लेकिन बाद में जब धन्नो चाची ने उन्हें स्वयं बताया कि दादी माँ ने उनको दिया हुआ पैसा सारा माफ कर दिया है और ऊपर से 10 रुपए अलग से दिए कि उनकी बेटी की शादी अच्छी तरीके से हो जाए, तो इस बात से लेखक अपनी दादी माँ के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश हो गए। उस रोज तो बहू डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इस पूरे पैराग्राफ में दादी माँ की उदारता का वर्णन किया गया है। आगे किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस तरह उनके भाई की शादी में जब वे बारात पर नहीं जा पाए तो उनकी दादी माँ ने उनको एक चारपाई में चादर उड़ा के चुपके से सुला दिया, और जब औरतों का नाच गाना शुरू हुआ तो औरतों को उस पर आपत्ति हुई और उनकी दादी माँ ने उनको डांट मार खाने से किस तरह बचा लिया। आगे स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाला, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। आगे लेखक ने बताया है कि परिस्थितियों का वात्या चक्र होता है बवंडर या आंधी, जीवन को कैसे सूखे पत्ते की तरह नचाता है। अर्थात हमारा जीवन हमारी परिस्थितियों के अधीन है और जैसे परिस्थितियां अच्छी या बुरी होती हैं तो हमारा जीवन भी उसी हिसाब से बदल जाता है। वे बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी दादी माँ बहुत उदास रहने लगी और संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। इसका अर्थ है छल से भरा हुआ या एक भुलावा या छलावा, और संसार उन्हें एक छलावे के समान लगता। दादाजी सदा उन्हें आगे भेजकर स्वयं पीछे जाने की बात करते थे। अर्थात दादाजी कहते थे कि पहले दादी माँ की मृत्यु होगी और फिर वे मरेंगे, लेकिन दादाजी उन्हें पहले छोड़कर चले गए और उसके बाद
उनके दोस्तों और शुभ चिंतकों ने उनकी स्थिति और ज्यादा डामाडोल कर दी या और ज्यादा बिगाड़ दी, क्योंकि वे सारे दोस्त कैसे थे? मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो सामने तो मीठी बात करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं। तो ऐसे दोस्तों ने उनको और परेशान करना शुरू कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं, अर्थात उनके दादाजी के श्राद्ध में उनके पिताजी ने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से पैसे लेकर बहुत सारा खर्चा किया और दादी माँ ने इसके लिए बहुत मना किया था। तो अब यही दोस्त उनसे उस पैसे की मांग करने लगे और उनके घर में परेशानियां आ गई। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। इसके बाद वो बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी दादी माँ अक्सर बहुत ज्यादा उदास रहती थी। और माघ का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो जाड़ों के दिन आते हैं, यानी कि हमारा जो जनवरी का महीना होता है वही माघ का महीना है। तो उस माघ के महीने में कड़ाके का ठंडा पड़ रहा था। जनवरी में तो बहुत ठंड पड़ती है। तो उस ठंडी के मौसम में एक शाम उन्होंने अपनी दादी माँ को बहुत ज्यादा उदास देखा और उनकी स्नेह से या प्रेम से, कातर मतलब अधीर, तो उनकी प्रेम से अधीर आंखों में आंसू भरे हुए थे और वे बहुत देर तक अपनी दादी माँ के पास बैठे रहे। फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस भाग में लेखक ने यही बताया है कि जिस समय उनके दादाजी की मृत्यु के बाद देनदारों का पैसा उनके पिताजी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनके पिताजी ने जितनों को कर्जा दिया था उन लोगों ने भी जब पैसा नहीं चुकाया और पैसे की उन्हें किल्लत या परेशानी होने लगी तो उनकी दादी माँ ने ऐसे परेशानी भरे समय में उनके दादाजी का कंगन बेचने के लिए दे दिया ताकि कर्जदारों का पैसा चुकाया जा सके। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस अंतिम पद को अब हम पहले पैराग्राफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, जहाँ की लेखक को अपनी दादी माँ की धुंधली सी एक छवि नजर आ रही थी और उसके बाद उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में काफी बातें याद करी। तो आगे उन्होंने लिखा है कि वो धुंधली छाया जो उन्हें दिख रही थी वे धीरे धीरे विलीन हो गई
और उन्होंने क्या देखा कि दिन काफी चढ़ा आया है, कि दिन का काफी वक्त गुजर गया है और उनके हाथों में उनके भाई का पत्र है जिस पर कि उनके दादी माँ के मृत्यु की खबर लिखी हुई है और उनकी आंखों में उस खबर को पढ़ के पानी या आंसू भर आए हैं और लिखावट उन्हें चींटियों की कतारों की सी जैसे दिख रही है और वो धीरे धीरे पढ़ने में नहीं आ रही है क्योंकि आंखों में आंसू भर चुके हैं और उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी देवी जैसी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिया गया पाठ 2 दादी माँ पढ़ा। बहुत अच्छा पाठ था और इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में हमें बहुत अच्छी बातें बताई थी कि वे कितनी अच्छी थी। कहीं ना कहीं इस पाठ को पढ़ के शायद हमें भी अपनी दादी की बहुत ज्यादा याद आई हो। तो अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए bye bye, and for more such videos please subscribe to our channel. Thank you.